आप बोलेंगे थोड़ा सा। मैं निवेदन करूंगी जिन्होंने आपके विद्यालय में कोना कक्षा का धन्यवाद कोना कक्षा का स्थापित किया है वो दो शब्द। सर आप बैठिएगा सर। ठीक है सर। सुनो बच्चों धवन जी दो शब्द इन बच्चों के लिए। समय नहीं बस। सम्मानित प्रिंसिपल महोदय, सम्मानित जितनी भी टीचर्स हैं सबको, प्लस दास संस्था के जितने भी मेरे साथीगण आ रखे, मेरे साथी प्रदीप डोभाल जी सामाजिक व्यक्ति है, समाज में सबके बीच में जुड़ के हमेशा हर जगह अपना सहयोग देने के लिए तैयार रहते हैं। प्रदीप डोभाल जी, अभी आप जिनको सुन रहे थे कुंवर सेन जी, ये भी हमारे कोलागढ़ के ही हैं। भारत रत्न, उत्तराखंड रत्न ऐसी जगह में पहुंचने वाले हैं। उत्तराखंड रत्न इनको हमारे ये क्या राज्यपाल जी से मिल चुका है। मैं भी कोलागढ़ का एक व्यक्ति हूँ, छोटा सा आप ही लोगों के जैसे साधारण घर में पैदा हो रखा, यही प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। प्राइमरी स्कूल के बाद ही ये ऐसे इंटर कॉलेज में पढ़ा हूँ, किसी इंग्लिश स्कूल में गए ना पढ़े। लेकिन क्या है, हमें संस्कार जो मिले ये इंटर कॉलेज प्राइमरी स्कूल इनसे मिले। जो इंग्लिश स्कूलों में जाते हैं, हमारे घर में हमारे फादर की इतनी वो नहीं थी कि हम 6 भाइयों को 2 बहनों को पढ़ाएं और बड़ी बड़ी फीसें दें। इस मारे हम ऐसे ही प्राइमरी स्कूल से पढ़ के बाहर निकले हैं और आप लोगों के बीच में जब आज मेरे को यहाँ खड़े होने का सौभाग्य मिला, धन्यवाद दास संस्था का, धन्यवाद धार वालों का, धन्यवाद प्रिंसिपल मैडम आपका और सभी उपस्थित जनों का। मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ आप लोगों को। प्रिंसिपल महोदय, किसी भी तरह की, राजेंद्र धवन मेरा नाम है, मैं मोबाइल नंबर भी दे दूँ, किसी भी तरह की कैसी भी ज़रूरत हो, तन मन धन से आप लोगों के सहयोग में हमेशा मिलता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद धवन जी। इस विद्यालय के लिए हम भी उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा खड़े रहेंगे और इन बच्चों की, इस विद्यालय की हमेशा मदद करते रहेंगे। अब मैं डोभाल जी से कहूँगी कि 2 शब्दों में बस अपना संबोधन, बच्चों को आशीर्वाद और हरेला की शुभकामनाएं। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की बहुत ही सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ का शिक्षक स्टाफ, धात संस्था के यहाँ पे आए पदाधिकारीगण, मेरे मित्र धवन जी और प्यारे बच्चों, नमस्ते। नमस्ते। कुंवर जी ने, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में कुछ आज हम बड़े लोगों से ना, जैसे दादा दादी, इनसे थोड़ा सा दूर हो रहे हैं और जो एक ज्ञान का खजाना उनके पास होता है वो हम बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। तो जब बड़े कुछ ज्ञान की बातें करते हैं तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम उनके ज्ञान की बातों को ग्रहण करें और अपने जीवन में आत्मसात करें। बात हरेला की चली थी, कोना कक्षा की चली है। अर्चना जी भी आई यहाँ पे, उनका भी स्वागत है। धात की एक एक्टिव मेंबर हैं। मैं भी एक छोटा सा मंत्र आपको देना चाहूँगा, वो मेरे लिए भी है। हम जो भी कार्य करें, चाहे शिक्षक हों, आपका व्यवसाय है कि हमें शिक्षा देनी है, लेकिन उसको ऐसे दीजिए कि आप भी उसको एंजॉय करें। बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बुझे मन से नहीं, बड़े खुश होके, मतलब कि आपको आनंद आना चाहिए पढ़ाई में, तभी जाके कुछ जो कोशिश है ना वो कामयाब होगी। तो हरेला पर्व तो है ही है, धरती को हरा भरा रखना है, क्योंकि हमें पौधों से, पेड़ों से ही बहुत कुछ मिलता है। उसकी एक छोटी सी कहानी मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन कलाम साहब का एक चित्र यहाँ पे बना हुआ है, मैं कलाम साहब की बातें यहाँ पे रखूँगा और कोशिश करूँगा कि आप बच्चे कलाम साहब के जीवन से एक सीख ज़रूर लें। इसमें नहीं लिखा है, कलाम साहब भी एक गरीब परिवार से थे और पहली नौकरी के लिए एयरफोर्स के लिए देहरादून आए थे और वहाँ पे फेल हो जाते हैं। वो व्यक्ति जो मिसाइल मैन के नाम से जाना गया, कितने बड़े बड़े काम कर दिए, देश के राष्ट्रपति बने, जिन्हें पूरी दुनिया मान रही है आज, वो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। तो
मेरा पहला कहना कि फेलियर से कभी मत घबराइए। कभी हम फेल हो जाते हैं किसी भी काम, तो खाली पढ़ाई में नहीं, जीवन में बहुत सी दिक्कतें आती हैं, तो उनसे सबक लीजिए, पीछे मत हटिए। जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, उन कमियों को, उन खामियों को दूर नहीं करेंगे, तो तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो कलाम साहब क्या कह रहे हैं, देखिए। हाँ, तो मैं कह रहा था कि जब वो यहाँ पे फेल हो गए इंटरव्यू में, तो उनका मन बड़ा टूट गया था, क्योंकि एक सपने लेके आए थे, नौजवान थे उस समय, कि मेरी नौकरी लग जाएगी एयरफोर्स में, तो मैं अपने परिवार के लिए कर पाऊँगा, वो कर पाऊँगा। सपना टूटा तो दिल भी टूटा, बड़े उदास थे। तो कई दिन तक ऋषिकेश में किसी आश्रम में रहे वो। तो जो उस आश्रम के बाबा थे, उन्होंने उनका कहा, तुम, मैं कई दिन से देख रहा हूँ तुम उदास बैठे हो। तो उन्होंने सारी कहानी बताई कि मैं इस तरह से ऐसे परिवार से आता हूँ और बड़ी आशाएं लेके मैं यहाँ पे आया था कि एयरफोर्स में मुझे नौकरी मिलेगी, अपने परिवार के लिए कुछ कर जाऊँगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा, नहीं, आपका भविष्य कुछ और लिखा है। अगर आप वहाँ पे रह जाते तो आप एयरफोर्स में जॉब करके रिटायर हो जाते, लेकिन आपकी किस्मत में तो कुछ और लिखा है विधाता ने। तो देखिए, वही वैज्ञानिक बने, मिसाइल मैन के नाम से जाने गए, और देश के राष्ट्रपति बने। और राष्ट्रपति पद भी ऐसा कि जहाँ से उन्होंने कुछ नहीं लिया। जिस समय उस पद से वो रिटायरमेंट उनका आया, तो कुछ किताबें जरूर लेके गए, बाकी सारा सामान वहाँ छोड़ के गए। तो प्यारे बच्चों, देखिए, सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, कोई बच्चा पढ़ के बताएगा? गॉड इज ऑलवेज विद मी। माँ बाप साथ में हो न हो, दोस्त साथ में हो न हो, शिक्षक हमेशा साथ में नहीं रहेगा, गुरु, लेकिन भगवान हमेशा हर जगह आपके साथ। तो मत घबराइए, घबराना नहीं है। दूसरा क्या लिखा है? टुडे, रोज टुडे होता है ना? तो रोज मेरा दिन है, ठीक। तीसरा लिखा है विनर, आप सब, हम सब विनर हैं, हमें जीतना है। तीसरी लाइन क्या है? आई एम द बेस्ट। कभी अपने अंदर कोई कमी मत देखिए, सब सुंदर है। जितनी बच्चियां बैठी हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि सब सुंदर है, विधाता ने बनाया ना भाई। किसी में कोई खूबसूरती, किसी में कोई खूबसूरती है। कोई देखने में सुंदर है तो किसी की आवाज़ मीठी है ना, किसी का दिमाग तेज है। तो सब में, किसी में कोई कमी नहीं है। तो ये बोली कि आई एम द बेस्ट, कि मैं सबसे अच्छा हूँ। उसके बाद, और इस सृष्टि में सिर्फ मनुष्य एक ऐसा वो प्राणी है जो ठान ले कि मुझे ये करना है, तो वो कर जाता है। तो बहुत से बच्चे बैठे हैं, कल का भविष्य भारत का। तो आप में से कुछ IAS निकलेंगे, कुछ इंजीनियर निकलेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ टीचर बनेंगे। तो ये मतलब अलग अलग फील्ड है। तो कोई बच्चा कहीं जाके स्थापित जरूर होगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई, आज जो बालिकाएं यहाँ पढ़ रही हैं, आज 10 साल 20 साल के बाद कोई गाड़ी यहाँ पर रुके जिसमें नीली बत्ती हो, और तब वो बच्ची बोले कि मैं यहाँ से पढ़ के गई हूँ, आज कलेक्टर हूँ, तो ऐसा असंभव नहीं है। तो और एक बात और कि बालिका इंटर कॉलेज है, बालिकाएं देखिए कौन से क्षेत्र में पीछे हैं। आज तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे, पुरुषों से भी आगे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरह से वृक्ष, पेड़ होता है ना, पेड़ वो क्या कर रहे हैं, हमसे कुछ ले रहे हैं? पेड़ों ने कुछ लिया हमसे? वो सब देते ही हैं। समय ज़्यादा हो गया है। कुंवर जी ने बहुत अच्छी बातें यहाँ पे रखी। एक कहानी में बहुत संक्षिप्त में, क्योंकि उसके बिना हरेला पर्व पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए, जो पेड़ है ना, वृक्ष, पौधे, ये क्या है? बोलते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ये क्या है? लिविंग थिंग्स है ना। ये भी जैसे हम बढ़ते हैं ना, एक बच्चा होता है, शिशु होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, तो है ना, मैच्योर्ड आदमी बनता है या महिला बनती है। तो ऐसे वृक्ष भी क्या होता है, एक छोटे से बीज से पनपते हुए एक बहुत बड़ा वृक्ष बनता है। और अब मैं इस कहानी को कैसे बता दूं आपको, कि आपने कहा ना लिविंग थिंग, तो उनियाल जी वृक्ष की कहानी बता रहा हूँ जी। मैं सुबह शाम घूमने जाता था, तो एक जंगल में पहुँचा। तो उस दिन पता नहीं मेरे मन में आया कि आज मैं इस पेड़ से बात करूँगा। बच्चे भी सोच रहे हैं कि पेड़ से बात करेगा, कैसे करेगा भाई पेड़ से बात। तो मैंने कहा नहीं, आज तो बात करना। मैंने उसको हक किया, पेड़ को आलिंगन किया, अपना फोरहेड उसके तने से लगाया, और मैंने कहा जी मैं कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे, कि आप मेरे से पूछे, मैं आपसे पूछता हूँ।
तो पेड़ ने कहा कि पहले आप पूछ लीजिए। तो मैंने कहा आप भी धरती पे आए, मैं भी धरती पे आया, क्या आपने वर्णन किया कि भाई हम क्यों आए धरती पे? खाली बच्चे कपड़े पहनने के लिए स्कूल में पढ़ लिए, फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, नौकरी कर ली, खाली इसलिए? मतलब कुछ बड़ा काम करने के लिए। तो मैंने पेड़ से पूछा कि भाई आप ही बताइए पहले कि आपका उद्देश्य क्या था। तो उसने कहा देखिए मैं तो जिस दिन एक बीज से पौधा बना और जब पत्ते आने शुरू हुए उसमें, तो मैंने देना शुरू कर दिया, और उसके एवज में कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैंने प्रकृति को, सृष्टि को, हम सबको ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया उसने। मैं उसको कुछ बोल नहीं मांग रहा हूँ उससे कि दे रहा हूँ, ऑक्सीजन दे दिया। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने छाया देनी शुरू कर दी, ठीक है। मैंने उसके बाद फल देना शुरू किया। फल के पैसे नहीं मांगे। कोई आम का पेड़ है, आपने आम तोड़ा उससे, तो उससे कुछ मांगा आपने? पेड़ ने कुछ नहीं मांगा ना, वो तो दिया ना। किसी दुष्ट बच्चे ने पत्थर मारा या किसी मनुष्य ने पत्थर भी मारा, तो मैंने उसको वो शिकायत दी कि पत्थर क्यों मार रहे हो, कि आप भी खाइए, तो मैंने दिया ही है। और भाई जलाने के लिए लकड़ी दी, बनाने के लिए फर्नीचर जिस पर बैठते हैं, ये फर्नीचर बना, तो मैंने पूरी लाइफ दिया ही है। और जब मैं अपने अंतिम समय पर पहुँचा, पेड़ कह रहा है कि जब मैं अंतिम समय पर पहुँचता हूँ, कि जब मैं बूढ़ा हो गया, तो मैं सब कुछ दे के जा रहा हूँ कि आप मेरे बाद मुझे जलाइए, मेरे से फर्नीचर बनाइए, कुछ भी कीजिए, इमारतें बनाइए, मैं दे रहा हूँ। उसके बाद पेड़ कहना जी अब आप बताइए। तो मैंने आप मतलब कुछ बताने लायक रहा ही नहीं, क्योंकि मैं जब छोटा बच्चा था तब भी मेरा स्वार्थ था। माँ बाप की जब देखता था रोता था, और या लाड प्यार दिखाता था कि मुझे कुछ मिले। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि भाई कि जो अच्छे बच्चे हैं ना, हट्टे कट्टे, मैं उनसे दोस्ती कर लूँ। मैं तो दुबला पतला था कि शायद और उससे मेरी सेफ्टी हो सके, और मुझे डराएंगे धमकाए नहीं, है ना जी। जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो मैंने जो सामाजिक कार्य करने शुरू किए, तो उसमें भी मेरा स्वार्थ था छोटा सा, कि लोग मेरी वाहवाही करते, जय जयकार कर दें, नारे लगा दें मेरे, तो उसमें भी स्वार्थ था। शादी हुई तो उसमें भी स्वार्थ, बच्चे हुए तो उसमें भी स्वार्थ। तो यानी कि हम तो इतने स्वार्थी हैं। और जब मैं अंतिम समय पर पहुंचूंगा या उस पड़ाव पे पहुंचूंगा, तो मैं तो इतना स्वार्थी हूं कि देखिए पेड़ से लेसन लीजिए आप। पेड़ ने कहा मैं तो सब कुछ दिया है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, जो आंखें दिखा रही है ना, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। मैं अपनी आँखों को भी मैं चाहता हूँ कि 3.5 कुंटल लकड़ी में मेरा दाह संस्कार कर दिया जाए, जला दी जाए। कि मेरी कोशिश ये नहीं होती कि जिन आँखों ने मेरा साथ पूरी जीवन भर दिया, ये आँखें किसी और जगह स्थापित हो जाएं, दुनिया को और देखें और जीवित रह जाएं। मैं तो इतना स्वार्थी हो गया, मेरा दिल किसी शरीर में जाकर धड़क जाए, मुझे गवारा नहीं कि तू मेरे साथ जले जा, यहाँ पे जल जाना मेरे साथ में, लेकिन कहीं और जाके धड़कना नहीं। तो मेरे बॉडी के पार्ट्स में मैं चाहता हूँ कि वो जल के ख़त्म हो जाए, लेकिन किसी के काम ना आए। ये मनुष्य इतना स्वार्थी हो जाता है। तो हम पेड़ से लेसन लें कि भाई देखिए पेड़ सब कुछ दे रहा है, तो आप भी जो बच्चे जीवन में आगे बढ़े ना, तो कोशिश कीजिए कि जो आपके पास है ना वो दीजिए, बांटिए, खुले दिल से बांटिए। और मेरी शुभकामनाएँ आखिर में ये कहूँगा, गुरुजन तो अपने क्षेत्र में बड़ा काम करते ही हैं, इन बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे ही, लेकिन आप जो बच्चे यहाँ पे हैं ना, मैं यही भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक एक जो बच्ची बैठी है अपनी लाइफ में एक बड़े मुकाम तक पहुँचे, अपने परिवार का, अपने परिजनों का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और अंत में मैं ये कहूँगा कि देखिए किसी मुकाम को पाने के लिए ना पागल बनना पड़ता है, जुनून होना चाहिए। और ये मैं धात के साथियों में देखता हूँ, मुझे लगता है ये तो पागल हो गए हैं, ये पेड़ लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, दिन रात की मीटिंगें चल रही हैं। तो समाज में जब पागल आदमी होते हैं ना जी, तो कहीं ना कहीं एक बदलाव जरूर आता है। तो जो बात तो अभी पहले ही बोलूँगी, पहल हो रही है, लेकिन आने वाला समय, क्योंकि हरेला पर्व जो है, मैडम ने बता दिया, सर ने बताया अभी कि हरेला, लेकिन वो एक सीमित दायरे में था। आज हरेला की छुट्टी भी होती है, राज की छुट्टी होती है, तो ये धात को इसका वो जाता है। तो जो शुरुआत इन्होंने की है और हरीश रावत जी के टाइम पे ये काम हुआ है, तो मैं धात को भी अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ कि आप लोग जिस मिशन पे निकले हैं, उस मिशन को आप अपना अचीवमेंट के मान के चलें और उसको जरूर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।
धन्यवाद डोभाल जी। अब मैं प्रिंसिपल महोदय से निवेदन करूंगी कि 2 शब्द हरेला के विषय में बताएं और उसके बाद हम विद्यालय के प्रांगण में वृक्षारोपण करेंगे, ठीक है। और इसी से मैं आमंत्रित करती हूँ विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को और साथ में धन्यवाद भी देती हूँ कि आपने हमें अपने विद्यालय में आमंत्रित किया हरेला पर्व मनाने के लिए। धन्यवाद। धात संस्था के सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारे विद्यालय में आकर के छात्राओं को अच्छी अच्छी बातें बताई। और समय की कमी की वजह से हम ज़्यादा आगे प्रोग्राम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि बच्चों की छुट्टी का टाइम हो चुका है, आप भी जानते ही हैं। और बच्चों के गार्जियन फिर परेशान हो जाते हैं कि बच्चे कहाँ हैं और टाइम पे ही छुट्टी करेंगे। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। अब हम सब बच्चे यहाँ से चलेंगे। हमारे बीच में एक यंग लड़की है, दिख रही है आपके जैसी, ये यहाँ से आप भी बाहर चलेंगे और नारे लगाएगी, उसके साथ में एक नारा जरूर लगाइएगा। ये 10 साल से संस्था से जुड़ी है। चल ये बैग लेने जाएंगे? अच्छा अच्छा ठीक है, चलो हम पेड़ लगाते हैं फिर। चलो फॉर्मेलिटी कर लीजिए, चलो, क्योंकि बच्चों टाइम हो जाएगा। ये आराम से बेटा।